हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है उसको हिंदी वाले समझ लीजिए, मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। समष्टि मतलब सब कुछ समाहित हो, यानी कि बड़े स्तर पर वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो नाम से पता चलता है, जैसे माइक्रोचिप, ऐसी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है व्यष्टि यानी कि छोटे स्तर की अर्थशास्त्र, यानी कि एक व्यक्ति एक कंपनी से संबंधित। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक देश, एक पूरी संस्था, एक पूरा महाद्वीप, इस तरह की पूरे ब्रॉड लेवल की जो अर्थशास्त्र होती है, इकोनॉमिक्स होती है, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि डॉन बस कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरी मच अबाउट टाइंग टुगेदर फैक्ट्स एंड थ्योरीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव छोड़िए, अब बात करते हैं किन भागों में बांटा गया है इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नॉर्वेजियन जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अर्थशास्त्र में जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला, उनके साथ थे रॉगनर फ्रेस्क। उन्होंने 1933 में माइक्रो का अर्थ छोटा और मैक्रो का अर्थ बड़ा बताया था। बस इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आगे कैसे वो समझ जाएंगे। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मॉडर्न रूप है उसको जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के साथ शुरू किया। एक तो ये रचना पूछ लेते हैं कि लिखी किसने थी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये लिखी है जॉन मेनार्ड कीन्स ने, और कब प्रकाशित हुई? 1936 में। ठीक है, और कीन ने ही इसमें महामंदी यानी कि डिप्रेशन से होने वाले नुकसान के बारे में एक स्पष्टीकरण की पेशकश की कि जब माल बिना बिका रह गया और श्रमिक बेरोजगार हो गए। इसलिए एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? यही क्वेश्चन बनता है, यही पूछ लिया जाता है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स को, यानी कि कीन्स को आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। ये रहे आपके जॉन मेनार्ड कीन, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है। तो मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। जब इसलिए मैक्रो अर्थशास्त्र का अध्ययन है समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का। दूसरे शब्दों में मैक्रो अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय मतलब क्या क्या शामिल है, ये क्वेश्चन बनता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जैसे सेट्स सम्मिलित हैं। और मैक्रो अर्थव्यवस्था को किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इनकम थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी, ये क्वेश्चन ही बनता है। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ एज ए होल, देखिए द बिग पिक्चर, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। और स्टडी ऑफ इकोनॉमी बाय फेनोमेना, इन्फ्लेशन भी पढ़ा जाता है इसमें, और इंक्लूड्स नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, यही पार्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और कॉन्ट्रास्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इनसे डिफरेंस क्या है, ये भी पढ़ा जाता है। मैक्रो अर्थशास्त्र में यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से विषय शामिल हैं? इसमें है रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, बिजनेस साइकिल व्यापार चक्र, पॉवर्टी आप समझते ही हैं गरीबी, और इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी। ठीक है, यानी कि असमानता को दूर करना, निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हिंदी वाले साइड से पढ़ लेना कि इसमें शामिल कौन कौन सा, यही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि मैक्रो अर्थशास्त्र में कौन से शामिल विषय हैं। तो रोजगार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, गरीबी, असमानता को दूर करना, निवेश और बचत, पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, एक्सचेंज रेट और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब शामिल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक अर्थव्यवस्था को मैक्रो दृष्टिकोण से शुरू करने का महत्व और इकोनॉमिक जो है फायदा क्या है, वो नीचे दिए हुए हैं। यानी कि अगर आपको पता होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या चल रहा है, तो उपयुक्त रणनीति विकसित करने और अर्थव्यवस्था में व्याप्त बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए अर्थव्यवस्था के कामकाज को समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था के भविष्य की समस्याओं, जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना आवश्यक हो जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वास्तविकता को समझने के लिए वैज्ञानिक जांच का उपयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है और आर्थिक संकेतकों की सार्थक तुलना और विश्लेषण करने में भी मदद करता है। यानी कि कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मैक्रो अर्थशास्त्र भविष्य के बारे में बेहतर भविष्यवाणी करने और आर्थिक संकटों से बचाने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने में मदद करता है। यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रेडिक्शन होते हैं और किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा क्या है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोजिशन बाय सेक्टर्स आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक analysis. The trends in national income and its composition provide a long-term understanding of the growth process of an economy. यानी कि राष्ट्रीय आय का मापन और क्षेत्रों द्वारा इसकी संरचना, समष्टि आर्थिक विश्लेषण के मूल पहलू, ये तो हमें पता है। नेशनल इनकम इसका पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और राष्ट्रीय आय इसकी संरचना में रुझान, एक अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया की दीर्घकालिक समझ, यानी कि कैसे अर्थव्यवस्था घट बढ़ रही है वो हम समझ सकते हैं नेशनल इनकम के द्वारा। दूसरी बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई एक तरह से मोटी भाषा में जो हम लोग कहते हैं, सामान्य रूप से मूल स्तर में लगातार वृद्धि को संदर्भित करती है। विभिन्न मूल सूचकांक संख्याओं जैसे थोक मूल सूचकांक, उपभोक्ता मूल सूचकांक आदि का निर्माण करके मूल स्तर का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनके द्वारा हम किसका अनुमान लगाते हैं? महंगाई का या इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस साइकिल यानी व्यापार चक्र की। तो मतलब क्या है कि लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव और व्यापार चक्र की समस्या का सामना करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के चक्रीय आंदोलनों यानी कि उछाल, यानी कि बूम जिसको बोलते हैं, उछाल, अर्थव्यवस्था में उछाल होगी तो उसको बूम कहेंगे। अवसाद यानी कि रिसेशन, अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल आएगा। और वसूली यानी कि रिकवरी को समग्र आर्थिक वेरिएबल के आधार पर सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए हम पढ़ते हैं व्यापार चक्र यानी बिजनेस साइकिल। अब बात करते हैं गरीबी और बेरोजगारी। तो लगभग संसाधन संपन्न देशों की भी प्रमुख समस्याएं गरीबी और बेरोजगारी हैं। कम से कम मतलब जैसे भारत देश में तो दोनों ही समस्याएं हैं और कई जगह गरीबी नहीं है तो बेरोजगारी है। तो यह आर्थिक विरोधाभासों में से एक है। गरीबी और बेरोजगारी की भयावहता के बारे में स्पष्ट समझ, संसाधनों के आवंटन और सुधारात्मक उपाय को शुरू करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब बात करें आर्थिक विकास की। तो किसी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में वृद्धि और विकास को उन्हें निर्धारित करने वाले फैक्टर्स को केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स के विश्लेषण से ही समझा जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि जब उपयुक्त आर्थिक नीतियों को विकसित करने के लिए मैक्रो अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण तो है ही, बुनियादी समस्याओं को हल करने और बाधाओं को दूर करने और विकास हासिल करने के लिए आर्थिक नीतियां भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं कि कैसे हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, कौन से सेक्टर को आगे करना है, कौन से सेक्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सेक्टर पिछड़ रहा है, कौन से सेक्टर पे ध्यान देंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रहेगा, यानी कि निर्यात अच्छा रहेगा, आयात कम से कम रखने की कोशिश की जाती है जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट सही रहे। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ सीमाएं हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को अत्यधिक सामान्यीकरण का खतरा रहता है। यानी कि सभी को, जैसे कि मान लीजिए एक देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम क्या है, हर जगह की अर्थव्यवस्था को एक जैसा मान लेते हैं, यानी कि जनरलाइज्ड कर लेते हैं। ये अलग अलग इकाइयों के बीच एक रूपता मानता है। मतलब कितने भी यूनिट हो, कुछ भी हो, हमें मतलब ये मानना है कि पूरे देश में सब कुछ ऐसा चल रहा है। हो सकता है एक डिसीजन से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फायदा हो और उसी डिसीजन से नॉर्थ के लोगों की इकोनॉमी या नॉर्थ के एरिया की इकोनॉमी गिर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको जनरलाइज फॉर्म में मान लिया जाता है। ये रचना का भ्रम है, जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, जो वह राष्ट्र और दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है वह अच्छा ना हो, और हो सकता है जो देश के लिए अच्छा हो दूसरे देश के लिए या किसी अन्य समय पर अच्छा ना हो। ठीक है, और कई गैर आर्थिक कारक आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करते हैं, लेकिन वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जगह नहीं पाते हैं। यानी कि केवल
ऐसे कारक नहीं होते हैं जो आर्थिक कारक ही हों जो अर्थव्यवस्था को घटाएं बढ़ाएं। कई गैर आर्थिक राजनीतिक कारक भी होते हैं, कई चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं, तो उन सब का स्थान मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स में यानी कि उसकी थ्योरीज में नहीं दिया है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब बात करते हैं इकोनॉमी एंड इट्स टाइप की। तो एजे ब्राउन के द्वारा अर्थव्यवस्था शब्द को परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक प्रणाली जिसके द्वारा हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और जे.आर. हिक्स के द्वारा परिभाषित किया गया है कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादकों और श्रमिकों का उपभोक्ताओं की जरूरतों की पूरा करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए सहयोग है। ये किसने कहा है? जे.आर. हिक्स ने। ठीक है, संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था किसी भी प्रणाली या क्षेत्र को संदर्भित करती है जहां पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का एक अपना चरित्र होता है, कार्य व गतिविधियां भी भिन्न होती हैं। किसी अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को हम इस फ्लो चार्ट में समझ सकते हैं। जैसे फ्लो चार्ट 1 है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ अदर इकोनॉमिक्स बाहर से हो रही हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी, फिर एक्सचेंज एक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजप्शन एक्टिविटी और ग्रोथ होगी इन सबको मिला के। यानी कि कोई प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब या तो मनी के रूप में होगा या किसी वस्तु या वैल्यू के रूप में होगा, और उसके बाद कोई चीज़ बनी है तो उसका कंजम्पशन होगा, और प्रोडक्शन कंजम्पशन एक साथ चलते रहते हैं और उसी से ग्रोथ होती है किसी इकोनॉमी की। तो एक अर्थव्यवस्था में मौलिक आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो वो है उत्पादन और उपभोग, यानी कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसके बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। ये क्वेश्चन बन के आता है, पूछा जाता है कि द फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, तो दो ही हैं मेनली, एक प्रोडक्शन है, कोई चीज़ बनाएंगे और बनाएंगे तो उसकी खपत होनी जरूरी है, तो कंजम्पशन है, यानी कि उत्पादन और खपत। इन दो गतिविधियों को कई अन्य गतिविधियों द्वारा समर्थित किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, और इन गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य विकास हासिल करना है। विनिमय गतिविधि उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का समर्थन करती है, यानी कि एक्सचेंज एक्टिविटी दोनों का समर्थन करती है। ये गतिविधियां कई आर्थिक और गैर आर्थिक कारणों से प्रभावित भी होती हैं। प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में परिवहन, बैंकिंग, विज्ञापन, योजना, सरकारी नीति अन्य शामिल हैं। जबकि गैर आर्थिक गतिविधियों में यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो है पर्यावरण, स्वास्थ्य यानी कि एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट, गवर्नेंस और रेगुलेशंस आदि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो ये भी पूछा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। इन सहायक गतिविधियों के अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं से बाहरी गतिविधियां जैसे आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन यानी कि उत्प्रवास और उत्प्रवास, विदेशी निवेश, एफडीआई, विदेशी मुद्रा आय आदि भी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण कामकाज को प्रभावित करती हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, सब कुछ। इनके अलावा भी जो ये सब चीज़ें हैं ये भी किसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का मादा रखती हैं। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, यही पूछ लेते हैं। तो विकास की स्थिति के आधार पर यानी कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी कि विकसित, अविकसित, अल्प विकसित और विकास अविकसित अर्थ, ये दो बार लिख गया विकसित, इधर पे अविकसित की जगह होगा अल्प विकसित, और अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, गतिविधियों के आधार पर यानी कि सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। गतिविधियों का पैमाना यानी कि नेचर, स्केल कितना होगा, तो स्केल छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्था दो तरह से, ये नहीं पूछा जाता है। कामकाज की प्रवृत्ति, स्थिर और गतिशील अवस्थाएं यानी कि स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमीज, और नेचर ऑफ ऑपरेशन, बंद और खुली अर्थव्यवस्थाएं। तो बंद और खुली अर्थव्यवस्थाएं पूछ लिया जाता था पहले, अभी भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था एक हिसाब से पूर्णतः नहीं, कंप्लीटली नहीं, लेकिन एक हिसाब से वो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पहले भारत चाइना भी हुआ करते थे, अब तो ये ओपन इकोनॉमीज हो गई, क्लोज्ड नहीं रही। इसके अलावा प्रगति की प्रकृति यानी कि पारंपरिक है कि मॉडर्न अर्थव्यवस्था यानी कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इकोनॉमीज, और राष्ट्रीय आय का स्तर के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, यानी कि निम्न आय, मध्य आय और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।